हे एवरीवन, आई सुमिता वेलकम यू ऑल इन माय चैनल वैदिक अध्ययन। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट का नया चैप्टर, वो है आपका कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। जब कैपेसिटी ऑफ पार्टीज बोलती हूँ तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि कौन कौन कॉम्पिटेंट होते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। तो ये बताया गया है सेक्शन 11 के थ्रू। सेक्शन 11 हमें ये बोलता है कि मेजर, साउंड माइंड और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यही तीन लोग हैं जो कि कॉम्पिटेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। मतलब ये हो गया कि माइनर, अनसाउंड माइंड और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ अगर है तो कॉन्ट्रैक्ट कॉम्पिटेंट नहीं हो सकता। अगर मेजर, साउंड माइंड और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और अगर माइनर, अनसाउंड माइंड और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है तो ये जो एग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाएगा, क्योंकि जब कॉम्पिटेंट ऑफ द पार्टीज ही नहीं है तो वो एग्रीमेंट जो है कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। तो हु इज़ माइनर, ये क्वेश्चन अराइज होता है कि माइनर कौन है। तो माइनर का डेफिनेशन आपको जो बताया गया है वो है इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 में, जो ये बोलता है माइनर जो है वो दो तरीके से होंगे, जनरल केस में और स्पेशल केस में। जनरल केस में जो है वो माइनर उनको बोला जाएगा जो 18 इयर्स के नीचे है, बिलो 18 इयर्स ऑफ एज कंसिडर टू बी माइनर। और स्पेशल केस भी है। स्पेशल केस में ये बोलता है कि 21 इयर्स के बिलो को माइनर कहा जाएगा। लेकिन कब कहा जाएगा? तब कहा जाएगा जब दो कंडीशन बताई है। पहला, वेयर गार्जियन ऑफ माइनर इज अपॉइंटेड गार्जियन एंड वार्ड एट, एक वहाँ पे जहाँ पे गार्जियन को अपॉइंट किया जा रहा है अंडर गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1870 के अंदर। और दूसरा बोलता है उसकी प्रॉपर्टी की केयर करने के लिए, रखने के लिए वार्ड एक्ट के अकॉर्डिंग, कोर्ट ऑफ वार्ड एक्ट से किसी पर्सन को अपॉइंट किया जा रहा है तो उसकी एज जो है वो 21 इयर्स के नीचे नहीं होनी चाहिए। ये पहली चीज बोलता है। दूसरा ये जानते हैं क्या नेचर होगा या क्या इफेक्ट होगा एग्रीमेंट का जो कि एक माइनर के साथ किया जा रहा है। तो पहला है एग्रीमेंट विथ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, यानी वॉइड एब इनिशियो एक मैक्सिम है जिसके अंदर ये बोला जाता है कि माइनर के साथ अगर कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है तो वो वॉइड एब इनिशियो हो जाती है, यानी बिगिनिंग से ही वॉइड है, वो बिगिनिंग से ही वो एग्रीमेंट जो है वो वॉइड है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि माइनर के साथ एक ए ने एक एग्रीमेंट किया कि माइनर अपना प्ले स्टेशन देगा, उसके बदले ए माइनर को पिज़्ज़ा पार्टी और 5000 रुपीज़ देगा। ये तो हो गया एग्रीमेंट, लेकिन इस एग्रीमेंट को वॉइड एब इनिशियो बोला गया, यानी कि पूरा का पूरा शुरू से ही वॉइड था। इसीलिए माइनर को जो है वो 5000 रुपये रिटर्न करने की कोई नीड नहीं होगी। दूसरा बोलता है इफ़ माइनर गॉट सम बेनिफिट अंडर एन एग्रीमेंट देन ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू रिफंड द सेम। अगर माइनर को किसी तरीके का कोई भी मुनाफा हो रहा है, कोई बेनिफिट वो रिसीव कर रहा है तो उसको रिक्वायर्ड नहीं है कि उस चीज़ को वो वापस करे। यही तो बोलता है रूल ऑफ रेस्टोरेशन। यही है रूल ऑफ रेस्टोरेशन कि माइनर के साथ आपने एग्रीमेंट किया, प्ले स्टेशन का ए ने प्ले स्टेशन का एग्रीमेंट किया कि ए उसको पिज़्ज़ा पार्टी और 5000 रुपये देगा, जिसके बदले ए जो माइनर है वो उसको प्ले स्टेशन देगा, ठीक है। लेकिन ये 5000 रुपये वो माइनर का बेनिफिट है। तो रूल ऑफ रेस्टोरेशन यहाँ पे ये बोलता है कि उसको कोई नीड नहीं है ए को रिटर्न करने की, वो 5000 रुपये अपने पास रख सकता है, भले ही ये एग्रीमेंट जो है वो वॉइड है। तीसरा ये बोलता है अगर माइनर एज अ पार्टनर एक्ट करेगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे ये बोलता है कि माइनर जो है अगर पार्टनर एक्ट कर रहा है तो पार्टनर जहाँ पे आता है तो वो पार्टनरशिप एक्ट के साथ गवर्न करेगा। अब पार्टनरशिप में कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन हमारा एसेंशियल तो ये बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए माइनर जो है वो इनकम्पिटेंट है। लेकिन पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग अगर कोई माइनर जो है वो तभी पार्टनर बन सकता है जब म्यूचुअल कंसेंट से बने। बाकी पार्टनर्स के म्यूचुअल कंसेंट से अगर सब लोग राज़ी हो जाते कि हाँ इस माइनर को एज अ पार्टनर रखना चाहिए तो वो पार्टनर बन सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट के लिए, वो लॉस में कोई भी पार्ट नहीं लेगा, सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट के लिए लेगा।
अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होगा, उसके पास कुछ लिमिटेड लाइबिलिटी ही हो सकती है, पूरा का पूरा अनलिमिटेड लाइबिलिटी उसको नहीं दिया जाएगा। तो कंडीशंस क्या क्या हो गई, म्यूचुअल कंसेंट से बनेगा पार्टनर, सिर्फ लॉस बियर तो वो करेगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट बियर करेगा, लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं, लिमिटेड लाइबिलिटी होगी उसके पास, अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होगी, और साथ ही साथ वो एक्चुअल मैनेजमेंट में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो अकाउंट वगैरह इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं, जैसे ही वो मेजर बनेगा, जैसे ही 18 साल के ऊपर होगा, तो उसके पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि क्या वो इस फर्म को रखना चाहता है, अब उसके साथ पार्टनरशिप में रहना चाहता है कि नहीं। इसके लिए उसको 6 महीने दिए जाएंगे, उस 6 महीने में उसको डिसाइड करना है। अगर वो बोला कि वो रहना चाहता है तो वो एज अ फुल फ्लेज्ड पार्टनर, जो जैसे पार्टनर्स होते हैं, लॉस बियर करेगा और प्रॉफिट भी बियर करेगा, सारे वैसी चीज़ें चलेंगी। और अगर वो बोलता है कि वो नहीं बनेगा तो उसको इस पार्टनरशिप से जाना पड़ेगा, नॉट मोर पार्टनरशिप एक्ट में वो पार्टनर और नहीं हो पाएगा। तो उसके पास 2 ऑप्शंस होंगे, या तो वो फुल फ्लेज्ड पार्टनर बन जाए, या फिर वो उस फर्म को, उस कंपनी को जहाँ पे वो पार्टनरशिप है उसको छोड़ के चला जाए। तो ये तो हो गया पार्टनर एज अ पार्टनर की बात से। चलिए देखते हैं क्या हुआ था इस केस में। इस केस में क्या हुआ था कि धर्मोदास घोष जो है वो माइनर है, हावड़ा में रहता है, ठीक है। वो ओनर है बहुत सारे वेरियस मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो है वो ओनर है। माइनर का जो गार्जियन है वो है जगेंद्र नंदिनी, इमूवेबल प्रॉपर्टी उसके पास है, और लेंडर है यहाँ पे मनी लेंडर वो है ब्रह्मदत्त। इसका जो एडवोकेट है वो है केदारनाथ, और वाइफ है मोहरी बीबी। अब धर्मोदास घोष ने ब्रह्मदत्त को इमूवेबल प्रॉपर्टी का मॉर्गेज किया 20,000 रुपये का, जिसमें से उसने एडवांस जो है वो 8,000 दे दिए। अब इस केस में क्या होता है कि जगेंद्र नंदिनी ने क्या किया, एज अ नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ धर्मोदास, जगेंद्र नंदिनी ने क्या किया, एक नोटिस दिया केदारनाथ, जो कि ब्रह्मदत्त का एडवोकेट था, अटॉर्नी है, ठीक है। अब उसने क्या किया, नोटिस दिया कि धर्मोदास जिस टाइम पे ये ट्रांजैक्शन किया उस टाइम पे वो माइनर है, तो इसीलिए वो कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं कर सकता। लेकिन केदारनाथ ने वो दिखाया कि उसने एक डॉक्यूमेंट साइन किया जिसमें 8,000 रुपये उसने लिए हैं, और 12,000 रुपये जो बचे हुए हैं वो उसके मेजॉरिटी, जब वो मेच्योर हो जाएगा, 18 ईयर्स प्लस हो जाएगा, तभी उससे लिया जाएगा करके। तो यहाँ पे जगेंद्र नंदिनी ने इस बात को लेके क्या किया, एज अ नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ धर्मोदास केस फाइल कर दिया। अब इशू कोर्ट में ये आया कि क्या वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड है या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। तो लोअर कोर्ट ने तो फेवर दिया धर्मोदास का और बोला कि ये वॉइड है। फिर अपील हुई कैलकाटा हाई कोर्ट में, जिसमें डेथ हो गई ब्रह्मदत्त की। अब उनके बिहाफ में इस केस में जो सामने आए, जो वो थी उनकी वाइफ मोहरी बीबी। फिर अपील फिर से हुई, और यहाँ पे अपील हुई प्रीवी काउंसिल की, जिन्होंने ये बोल दिया कि भाई ये तो वॉइड एब इनिशियो है, वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग। अब कुछ कंपनसेशंस भी दिए गए हैं माइनर से। क्या है, पहला बोलता है सेक्शन 64, रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, रेस्टोरेशन ऑफ द बेनिफिट ऑफ द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि रिस्टोर कर सकता है वो किसी भी तरीके से। अगर कोई भी पर्सन ने किसी भी तरीके का बेनिफिट दिया है तो वो एट द सेम बेनिफिट जो है वो रिसीव कर सकता है। ये बोलता है रूल ऑफ रेस्टोरेशन, यानी एक पार्टी जो है वो दूसरे पार्टी पे केस कर सकता है। मतलब क्या हुआ कि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि उसको कुछ सप्लाई करेगा, कुछ सप्लाई गुड्स करेगा, जिसमें से ए ने बी को 50% का पेमेंट भी कर दिया। तो अगर रूल ऑफ रेस्टोरेशन लग रहा है, दैट मीन्स कि उसको पूरे 50% जो उसने दिए थे वो वापस लेने का राइट भी वो रखता है। दूसरा बोलता है ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वॉइड। एडवांटेज कैसा है वो उसका, अंडर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसमें ये बोलता है व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, एनी पर्सन हु इज रिसीव एनी काइंड ऑफ एडवांटेज अंडर सच कॉन्ट्रैक्ट इज बाउंड टू रिस्टोर इट और मेक इट कंपनसेशन। या तो वो उसको क्या करेगा, कंपनसेशन देगा, या फिर
उसको क्या करेगा, या तो उसको कंपनसेशन देगा, यानी या तो फिर आप एडवांटेज वापस करो या तो कंपनसेशन। जैसे कि ए ने गुड सप्लाई करने के लिए बी से कॉन्ट्रैक्ट किया, उसको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा में दे दिए, एडवांस दे दिए। तो अब जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया तो फिर क्या होगा, जो भी पैसे दिए गए 5,000 वो उसके वापस मांगने का हक रखता है और वापस करना भी पड़ेगा। तीसरा बोलता है ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट। मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जांपल देते हैं, ए और बी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अब ए ने अपना कुछ वैल्यूएबल गुड्स जो है वो बी के पास रखा, बोला कि भाई मैं तो बाहर जा रहा हूँ, एक काम कर इसको थोड़ा ध्यान से रख ले, मैं आकर ले लूँगा। यानी सिर्फ केयर करने के लिए उसके पास रखा गया था, लेकिन बी ने उसको यूज़ कर लिया। अब क्योंकि वो यूज़ कर लिया है तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन अराइज हो जाता है कि वो उसकी कंपनसेशन देगा, उसको कुछ पैसे उस चीज़ को यूज़ करने के लिए दिया जाएगा, क्योंकि उसको सिर्फ केयर करने के लिए रखा गया था, ना कि उसको यूज़ करने के लिए। फिर चौथा आता है आपका कंपनसेशन अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। 39 और 40 की बात करता है यहाँ पे फ्रॉम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ठीक है, तो सेक्शन 39 बोल रहा है मैंडेटरी इंजंक्शन। इंजंक्शन होगा तो दो तरीके से होगा, सर किसी एक्ट को करने के लिए या फिर एब्सेंट फ्रॉम डूइंग एन सर्टेन एक्ट, दो तरीके से होगा। इंजंक्शन 3 तरीके से होता है, परपिचुअल, टेम्पररी और मैंडेटरी 3 तरीके से होता है। ये ऑर्डर या डिक्री के रूप में दिया जाएगा। अब ये ऑर्डर या डिक्री के रूप में तो दिया जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि इंजंक्शन जो है वो 2 तरीके से होंगे, या तो किसी कार्य को करने या रोकने के लिए, स्टे लगाने के लिए, भाई आप ये कार्य को करो ये बोलने के लिए किया जाएगा, या फिर इस कार्य को मत करो, स्टे लगा दिया जाएगा कि मत करो, इस चीज़ के लिए इंजंक्शन दी जाती है। तो ये ऑर्डर या डिक्री के रूप में दिया जाएगा। पहला है परपेचुअल, यानी कि परमानेंट डिग्री, जो ट्रायल के बाद दिया जाएगा और वो हमेशा चलेगा। टेम्पररी डिग्री, जब तक कि डिस्पोजल ना हो सूट का तब तक के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए दिया जाएगा। और मैंडेटरी जो है कि कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कुछ दिया गया है, उस एक्ट को अंडू करने के लिए मैंडेटरी इंजंक्शन दिया जाता है। टेम्पररी हो गया आपका ऑर्डर 9 रूल 1 से लेकर 5 तक, और सेक्शन 39 जो हो गया वो मैंडेटरी इंजंक्शन हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये इंजंक्शन के बारे में बताता है। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, चाहे लुनाटिक हो या फिर इडियट हो या किसी भी तरीके का अनसाउंड कैटेगरी का पर्सन हो, तो यहाँ पे ये अगर इस तरीके का है तो वो कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। तो यहाँ पे ओनर्स ऑफ प्रूफ जो है वो उस अनसाउंड पर्सन के ऊपर होगा कि उसको ये चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी कि वो अनसाउंड पर्सन नहीं, वो साउंड पर्सन है और वो कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, चाहे लीगल, पॉलिटिकल या फिर प्रोफेशनल, किसी भी तरीके से अगर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, चाहे किसी भी रीज़न से हो, फॉरेन एनिमी हो गया हो, कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंट हो गई हो, या फिर कोई और तरीके के जो भी रीजंस होंगे, तो उन सारे रीजंस की वजह से अगर ये कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो कॉम्पिटेंट नहीं है, तो ये कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। सो आई होप कि आज का आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा होगा। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू।